1919 बीकानेर की गलियों में एक बच्चा भुजिया बनाने सीखता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन यही भुजिया लाखों करोड़ों बिजनेस की अंपायर बनेगी और एक दिन पूरे दुनिया में बिकने वाले लाखों पैकेट पर उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। उनके दादाजी भुजिया बाजार में एक छोटी सी शॉप पे भुजिया बेचा करते थे। बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत ही इंटरेस्ट था और इसीलिए हल्दीराम ने सिर्फ 12 साल की उम्र में दिन रात एक करके भुजिया बनाने में मास्टरी हासिल कर ली और ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने दादाजी के साथ अपने भुजिया के शॉप पे बैठने लगे। लेकिन वो अपने दादाजी की तरह भुजिया से कुछ पैसे कमाकर संतुष्ट नहीं थे। वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन की बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ के लोग कई मिठाइयों में मोठ की दाल प्रयोग किया करते थे और इसीलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को मोठ की दाल के साथ मिलाकर बनाना शुरू किया और उनकी ये भुजिया लोगों को काफी पसंद आने लगी और जल्द ही हिट कर गई। लेकिन हल्दीराम यहाँ रुकना नहीं चाहते थे और उन्होंने देखा कि उनकी अभी की भुजिया काफी सॉफ्ट है। अगर वह इसे थिन और क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर का भुजिया खाने का इंटरेस्ट काफी बढ़ जाएगा और इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने बेटर को पतला बनाना था और साथ ही एक ऐसा मेस चाहिए था जिसका होल्स एक स्टैंडर्ड होल्स से छोटे हों, जिससे भुजिया पतली बन सके। उन्होंने मार्केट से मेस मेकर को ऑर्डर देकर एक पतली और परफेक्ट मेस तैयार करवा लिया और अपने बेटर से कई रेसिपी भी ट्राई करवाएं और अंततः कई महीनों के मेहनत के बाद उन्होंने एक थिन और क्रिस्पी भुजिया बना ली और इस नई भुजिया ने सेल्स को अचानक से बहुत ही बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का सपना केवल भुजिया के रेसिपी तक सीमित नहीं था। मार्केट में कई ऐसी भुजिया की दुकानें थी जो भुजिया बेचा करती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया का इम्पोर्टेंट कहीं नॉर्मल भुजिया से लोगों के दिमाग में ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा डूंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा थे और लोग उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपने भुजिया का नाम महाराजा दंगल सिंह के नाम पर दंगल सेव रख दिया। महाराजा की नाम पे उनकी भुजिया बाकी भुजिया से अलग हो गई और इस नई ब्रांडिंग के साथ हल्दीराम ने अपने भुजिया का दाम बढ़ा दिया और कस्टमर ने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया और अगले 2 सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर अपना एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया था और अब हल्दीराम 36 वर्ष के हो गए थे और उनके साथ उनकी एक वाइफ और 2 बेटे भी थे। हल्दीराम के लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी 1944 में हल्दीराम के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया और घर के लेडीज के बीच में आपसी संबंध बिगड़ने लगे और बात यहाँ तक आ गई कि हल्दीराम को उनके घर से अलग होना पड़ा। लेकिन हल्दीराम को उनके घर के साथ साथ उनके बिजनेस से भी अलग कर दिया गया। दिन रात एक करके हल्दीराम द्वारा बनाया गया बिजनेस से अब वो अलग हो चुके थे और रातों रात हल्दीराम रोड पे आ गए थे। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के कारण हल्दीराम को इमोशनल होने का कोई भी समय नहीं था। हल्दीराम ने अपने आप को संभाला और जल्द से जल्द काम ढूंढने लगे। एक दिन हल्दीराम काम के सिलसिले में मार्केट में गए हुए थे, तभी पीछे से उनका नाम लेकर कोई उनको पुकारा। हल्दीराम ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके बचपन का दोस्त खड़ा था जो काफी समय बाद हल्दीराम से मिला था। हल्दीराम ने अपनी सारी सिचुएशन के बारे में अपने मित्र को सब कुछ बता दिया। काफी समय पहले हल्दीराम ने अपने उसी मित्र को 200 रुपया देकर उसकी हेल्प करी थी और उनका यह मित्र एहसान अभी तक नहीं भूला था और उसने उसमें से 100 रुपया तुरंत हल्दीराम को दे दिए और यही 100 रुपया हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुई। सबसे पहले तो उन्होंने अपने फैमिली के रहने के लिए एक छोटा सा घर रेंट पर लिया और बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी स्वादिष्ट मूंग की दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए मूंग की दाल बहुत ही पसंदीदा डिश था। उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने को सोचा
और बाकी बचे हुए पैसों से मूंग की दाल और बाकी स्पाइसेज और बाकी के आइटम खरीद लिए और हल्दीराम ने एक छोटा सा किचन सेटअप भी तैयार कर लिया। अब वे दोनों जल्द ही सुबह उठकर मूंग की दाल तैयार करते और फिर हल्दीराम लोकल गांव में घूम घूम कर मूंग की दाल की टेस्ट को बेच दिया करते। कुछ दिनों में उन्होंने अपने सबसे फेवरेट पैशन भुजिया को भी बेचना चालू कर दिया। हार्ड वर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लोकल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने रेंट पर एक छोटी सी शॉप को लेने के लिए पैसा भी इकट्ठा कर लिया और शॉप खोलने के कुछ ही दिनों बाद ये बात मार्केट में फैल गई कि हल्दीराम और उनका दंगल सेव अब वापस आ गए हैं। फिर क्या था, हल्दीराम के भुजिया शॉप पर बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी और हल्दीराम देखते ही देखते एक लोकल भुजिया किंग बन गए और कुछ सालों तक हल्दीराम ने अपनी इसी दुकान को ग्रो करने में पूरा फोकस किया। लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हल्दीराम अपनी दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे और वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी, पर उन्होंने मेहमानों को भुजिया खाने के बाद उनका रिएक्शन देखा तो काफी खुश हो गए। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वे भुजिया की तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ हल्दीराम को एक बल्क ऑर्डर भी दे रहे थे। अब हल्दीराम को ये समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को खड़ा करने का ये बहुत ही सही मौका है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा कंपटीशन था ही नहीं जो कि भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने सबसे छोटे बेटे रामेश्वर लाल तथा अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा। कोलकाता में उनके बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से घर और 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत स्लो थी, लेकिन कोलकाता में उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वह दिन के 200 से 250 केजी भुजिया बेचने लगे और अगले 12 वर्षों में उनका शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट हो गई और बिजनेस भी हर साल ग्रो कर रहा था। और एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस बीकानेर ब्रांच से भी आगे निकल चुका था और 1968 तक हल्दीराम के 3 बेटे सेटल थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर के बिजनेस संभालते थे और सतीदास फैमिली से अलग होकर खुद का शॉप खोल लिए थे और रामेश्वर लाल कोलकाता का बिजनेस चला रहे थे। और इसे देखते हुए हल्दीराम ने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया और वो कभी कभी बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए केवल विजिट किया करते थे। और अब हल्दीराम का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम के बिजनेस जर्नी में एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अभी तक अपने चाचा के साथ कोलकाता में काम कर रहे थे, वे 1968 में नागपुर में अपना ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आकर हल्दीराम ने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाह, गुजराती पेड़ा और लड्डू जैसी मिठाई बहुत पसंद करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने भुजिया के साथ साथ काजू कतली भी बेचना चालू किया। स्टार्टिंग में काजू कतली का सेल कुछ अच्छी नहीं थी और इसीलिए शिव किशन ने इसका फ्री सैंपल कस्टमर को ऑफर करना शुरू कर दिया। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड आकाश छूने लगी। और इस डिमांड को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई ऑफर करना शुरू कर दिया और जाने अनजाने में यहीं से शुरू हुई थी हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। और 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल चुके थे, लेकिन शिव किशन यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। एक दिन हल्दीराम ने कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। वह रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर किया करता था और वहाँ कस्टमर की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। और यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम के शॉप को रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पर उनको पता चला कि महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन डिशेज जैसे डोसा और इडली काफी पसंद है, लेकिन वे तो अपने रेस्टोरेंट में लोगों को समोसा और कचौड़ी ऑफर करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट तक लाना था और इसीलिए उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिशेस से करी जिसकी वहां डिमांड थी। शिव किशन ने
30 सीटर रेस्टोरेंट खोला। बहुत जल्दी उनकी सारी सीटें भरी रहने लगी और इसे देखते हुए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी दोगुनी कर दी और अपने मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर उनके रेस्टोरेंट पे डोसा और इडली खाने आते थे उनको वे समोसा और कचौड़ी भी ट्राई करने के लिए कहते थे और जिसने एक बार समोसा और कचौड़ी टेस्ट कर ली तो उसमें से ज्यादातर लोग इसके रेगुलर कस्टमर बन गए और अगले कुछ सालों तक हल्दीराम के नागपुर में मल्टीपल आउटलेट खुल चुके थे और इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक स्नैक्स, स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। और तभी 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल अपने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंस हो जाते हैं और एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे तथा मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं करेंगे। इस समय तक हल्दीराम का नागपुर में बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान थे। वे एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम को एक नेशनल लेवल का ब्रांड बना देने वाला था और वह शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को भेजा। मनोहर लाल तब तक बीकानेर के बिजनेस में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत ही पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनोहर अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और उन्होंने देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स से भरा हुआ है। उन्होंने लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपटीशन के साथ साथ डिमांड भी बहुत ही ज्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की मदद से वहां एक जमीन खरीदी और 1983 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अगले एक साल तक दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी और अब दिल्ली में उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा था। और तभी उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 1984 के भयानक सिख दंगे ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल का वर्कशॉप और घर भी जल गया और अगले 2 महीने तक हल्दीराम का दिल्ली का बिजनेस जीरो पर आ गया था। लेकिन हल्दीराम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप एक्वायर्ड की और बिजनेस को रीस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड करी थी वो बहुत काम आई और बिजनेस ग्रो करने लगा और अगले कुछ सालों तक तो उन्होंने अपने करंट रेस्टोरेंट को बिल्ड करने के अलावा 2000 स्क्वायर फीट की एक नई फैक्ट्री भी स्टेब्लिश कर दी और कई नए आउटलेट भी खोले। बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी हल्दीराम एक मीडियम साइज लोकल भुजिया ही था और शिव किशन तथा मनोहर लाल ये चाहते थे कि हल्दीराम वर्ल्ड क्लास ब्रांड बने और इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। और उस समय तक उन्होंने देखा कि कोई भी ब्रांड स्नैक को लॉन्ग टाइम सेफ पैकेट में पैक करके नहीं बेच रहा है और इस गैप को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले बेसन भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैक वाली पैकिंग में पैक कर बेचना चालू कर दिया, जिससे कि सेफ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक हो गई। और इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस अब नागपुर या दिल्ली तक सीमित नहीं था। अब इंडिया में छोटे से छोटे शहर में भी लोग हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे और लॉन्च के बाद कस्टमर ने इस पैकेट को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और इसीलिए हल्दीराम ने अपने पैकेट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, भेलपुरी, कचौड़ी आदि भी बेचना चालू कर दिया और देखते ही देखते हल्दीराम 400 से भी अधिक पैकेट फूड आइटम बेचना चालू कर दिए। अलग अलग मूल्य पर खरीदने की क्षमता रखने वाले कस्टमर के लिए इन्होंने अलग अलग पैकेट की साइज में अपना प्रोडक्ट पैक कर मार्केट में लॉन्च करने लगे। इसीलिए इनका सबसे छोटा पैकेट सिर्फ 5 रुपये में मिल जाता है और बड़ा पैकेट 200 रुपये तक मिलता है। और आज हल्दीराम केवल इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में राज करते हैं। तो ये थी हल्दीराम की कहानी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेशन आगे फिर से मिल सके।